आजादी के बाद से अगर किसी मुद्दे ने इस देश की राजनीति को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है तो वो है कश्मीर। पर क्या कश्मीर हमेशा से ऐसा था? क्या वहाँ की वादियों में हमेशा से बारूद की गंध थी? क्या हमेशा वहाँ पर बंदूकें गरजती थी? तो नहीं दोस्तों, कश्मीर कभी भी सिर्फ एक विवाद नहीं था। कश्मीर एक सपना था। ये धरती पर बसा एक जन्नत था, एक ऐसी वादी जहां पर ऋषि मुनियों ने तप किया था, जहां पर प्रेम था, शांति थी और एक अद्भुत जीवन था। पर इस सपने पर आखिर ग्रहण कैसे लगा? इसके मुख्य दो किरदार हैं। पहले है यहाँ के राजा हरि सिंह, जिनके कुछ निर्णय ने हमारे देश को एक कठिन मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, और नेहरू सरकार के कुछ गलत निर्णय, जिसने आलोचकों के मुताबिक कश्मीर के मुद्दे को लापरवाही से हैंडल किया। लेकिन राजा हरि सिंह और प्रथम भारतीय नेहरू सरकार की तो कहानी इस देश की आजादी के बाद की कहानी है। सवाल यहाँ पर यह है कि आजादी के पहले का कश्मीर कैसा था? किसने बसाया था इन वादियों को और कौन थे यहाँ के पहले नागरिक? तो चले चलते हैं दोस्तों पीछे, बहुत पीछे, जहाँ पर कश्मीर में इतिहास और भूगोल एक साथ सांस लेते थे। कश्मीर का वो भूगोल जहाँ पहाड़ चुपचाप अपनी कहानी कहते हैं। कश्मीर का इतिहास। कश्मीर का इतिहास एक कठिन इतिहास रहा है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना हमेशा से एक चुनौतीपूर्ण रहा है। आज तो हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, लेकिन कुछ डेकेड्स पहले की ही बात करो तो हमारे दादा परदादा जब कश्मीर में अमरनाथ यात्रा पर जाते थे तो वो यात्रा कितने दिनों बाद लौटेगी उन्हें खुद भी पता नहीं होता था। और यहाँ पर तो मैं बात कर रहा हूँ सदियों पहले की, जहाँ पर कश्मीर में जाना प्राकृतिक रूप से ही एक चुनौतीपूर्ण था। एक तरफ लद्दाख जो एक विशाल झील था, तो दूसरी ओर हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऊंची ऊंची वादियां और नीचे फैली गहरी घाटियां। कभी ये इलाका पंजाब, हिमाचल और पाकिस्तान के हिस्सों तक फैला हुआ था। कश्मीर का इतिहास बहुत प्राचीन है दोस्तों। इसे इतिहास में ऋषि मुनियों की ही भूमि कहा गया है, क्योंकि दरअसल कश्मीर की शुरुआत एक झील से हुई थी। हाँ, सही सुना आपने। आज की पूरी कश्मीर घाटी जहाँ पर फैली हुई है, वहाँ कभी एक विशाल झील हुआ करती थी, जिसे सती सर कहा जाता था। सदियों पहले महर्षि कश्यप ने इस झील के आसपास के पूरे इलाके को बसने योग्य बनाया और भारतवर्ष के लोगों ने इसे आबाद किया। महर्षि कश्यप वही ऋषि थे जो इस धरती को नया जीवन देने के लिए निकले थे, जिससे बाद में इस पूरे इलाके को उन्हीं के नाम पर कश्मीर कहा गया, यानी कि कश्यप मीर, मतलब कि कश्यप झील या कश्यप भूमि। आज के कश्मीरी पंडित उन्हीं महर्षियों की संतानें हैं। इसकी आबादी के बाद कश्मीर सदियों तक एक खुशनुमा, शांत और तपोभूमि बना रहा। जब भी भारत से कोई दार्शनिक या कोई संत एकांत में अपने दिन या अपने साल गुजारना चाहते या तप करना चाहते तो वो कश्मीर की ओर प्रयाण करते। इसके बाद इतिहास अपना मोड़ लेता गया, समय बीतता गया और आया आज से करीब 2300 साल पहले का समय, यानी कि सिकंदर और पोरस की लड़ाई। जब सिकंदर भारत आया तब कश्मीर के राजा अभिसार थे। पोरस ने जब सिकंदर के खिलाफ युद्ध लड़ा तो राजा अभिसार ने पोरस की मदद की थी। लेकिन जब राजा पोरस की हार हुई तो अपनी प्रजा को बचाने के लिए अभिसार ने सिकंदर के सामने शरणागति स्वीकारी और अपने हाथी घोड़े और कुछ खजाना सिकंदर को दे दिया। इसके बाद अभिसार का शासन कमजोर होता गया और कश्मीर को चाहिए था एक नया ताकतवर राजा, और कुछ सालों पश्चात वो मिला भी अशोका के रूप में। सम्राट अशोक ने आज से 2200 से भी ज्यादा साल पहले कश्मीर में एक नगर बसाया, जिसका नाम दिया श्रीनगर। श्रीनगर के बसने से पहले पूरी कश्मीर घाटी में जिस इलाके को ऋषि कश्यप ने बसाया था और सदियों से जो फल फूल रहा था, वहाँ पर छुटक छुटक गांव यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। वहाँ पर कोई बड़ा नगर नहीं था, लेकिन सम्राट अशोक ने श्रीनगर नाम का एक बड़ा नगर बसाया, जो उस इलाके की एक सबसे बड़ी पहचान बना। श्रीनगर से जुड़ा हुआ एक मिथ है दोस्तों कि श्रीनगर को जहांगीर ने बसाया था, लेकिन ये एक फेक इंफॉर्मेशन है जो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि श्रीनगर को सम्राट अशोक ने बसाया था एंड इट्स प्रूवन। सम्राट अशोक के बाद आए सम्राट कनिष्क, जो बुद्ध धर्म के एक महान प्रचारक थे।
जिन्होंने कश्मीर में बुद्ध धर्म को एक नई ऊंचाइयां दी। और विश्व में चौथी बौद्ध काउंसिल कश्मीर में ही हुई थी और यहीं से ही बुद्ध धर्म चीन तक पहुंचा। आज आप तिब्बत, चीन या जापान में जो बुद्ध धर्म और उसके लिए सम्मान देखते हो तो उसकी जड़ें भी कहीं ना कहीं कश्मीर से ही जुड़ी हुई है। बुद्ध धर्म के साथ ही हिंदू धर्म भी कश्मीर में गहराई से बसा। इनफैक्ट बुद्ध धर्म के आने से पहले ही हिंदू धर्म यहाँ पर गहराई से बस चुका था और वासुगुप्त ने इसी जगह पर शिव सूत्र भी लिखे। सनातनी हिंदू और बौद्ध कश्मीर में एक साथ फलते फूलते रहे, बिना कोई रुकावट, बिना कोई कॉन्फ्लिक्ट। कश्मीर का स्वर्ण युग ईस्वी सन 700 से साल 1200 या 1300 तक कश्मीर ने अपना स्वर्णिम काल देखा। साल 700 में ललितादित्य मुक्तपीड़, जो श्रीनगर के आसपास के रहने वाले थे और जो कारकोटा वंश के राजा थे, इनके प्रभाव में कश्मीर का प्रभाव चीन और मगध तक फैला। उनके शासनकाल से ही और उसके बाद भी कश्मीर के बाजारों में चहल पहल, संस्कृति का विस्तार और ज्ञान का प्रकाश बढ़ता गया और उसी वक्त कश्मीर पूरजोश से फल फूल रहा था। कश्मीर अब सिर्फ एक तपोभूमि नहीं था, बल्कि अब तो ये एक व्यापार, कला और विचार का केंद्र बन चुका था। ऊपर से कुदरत इस पर मेहरबान थी। प्रकृति ने कश्मीर को बहुत ही आह्लादक खूबसूरती प्रदान की थी। कश्मीर की वादियां और घाटियां समस्त पृथ्वी की बहुत ही आकर्षक, मनमोहक और खूबसूरत जगह है और इसके पहाड़ों की तो बात ही लाजवाब है। ऐसे कश्मीर का जितना आकर्षण बढ़ता गया और विश्व को कश्मीर के बारे में जितना पता चलता गया, उतनी ही बढ़ी उन बाहरी लोगों में कश्मीर पर कब्जा जमाने की लालसा। गजनवी का हमला और कश्मीर की लड़ाई। महमूद गजनवी एक तुर्की मूल का आक्रमणकारी था जो अफगानिस्तान के गजनी से शासन करता था। आज से करीब 1000 साल पहले महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे और कश्मीर पर 2 बार, लेकिन दोनों ही बार उसे कश्मीर से नाकाम होकर लौटना पड़ा था। उस दौर में कश्मीर के राजा थे लोहार वंश के संग्राम राज लोहार। कहते हैं कि माउंटेन ईट मैन, पहाड़ में किसी भी सेना के लिए वहां पर लड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों ने और वहां के हर्ष वेदर ने महमूद गजनवी की सेना को वहां पर टिकने नहीं दिया। खैर, महमूद गजनवी के जाने के बाद कश्मीर में कुछ और साल बीते और धीरे धीरे मंगोलों का आक्रमण शुरू हो गया। लोहार वंश का पतन एक नया अध्याय। कुछ 1320 के आसपास मंगोलों के आक्रमणों ने कश्मीर के लोहार वंश को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया और लोहार वंश के अंतिम शासक राजा सहदेव थे, जिनके शासनकाल में कश्मीर में भारी अव्यवस्था और आक्रमणों का दौर चला और यहीं से कश्मीर के इतिहास को एक नया मोड़ मिलता है और यहाँ से आगे मुस्लिम शासकों का राज आता है। दरअसल कश्मीर में लोहार वंश साल 1339 तक राज करता रहा और लोहार वंश के अंतिम शासक जब राजा सहदेव का कश्मीर पर राज था, तब मंगोल आक्रमणकारी दुलचा ने कश्मीर पर आखिरी आक्रमण किया और लोहार वंश को बहुत नुकसान पहुंचाया और यहाँ से छोटे छोटे शासकों में भी संघर्ष शुरू हुआ। और इसी दौर में शाह मीर, जो एक मुस्लिम सरदार था जो संभवतः तुर्क मूल का था, लेकिन इतिहास बताता है कि मूल रूप से वो उस वक्त रहने वाला आज के पाकिस्तान के इलाके से था। और ये शाह मीर सबसे पहले कश्मीर के हिंदू राजा सहदेव के पास उनके दरबार में एक अधिकारी बनकर आया था, लेकिन जैसे ही मंगोल आक्रमणकारियों के कारण राजा सहदेव की सेना को और उनके राज को क्षति पहुंची, उसी वक्त शाह मीर ने अपनी जड़ें मजबूत बनानी शुरू कर दी। साल 1339 में शाह मीर ने धोखे से पूरी सत्ता को ही अपने हाथ में ले लिया और इसी साल कश्मीर में लोहार वंश का अंत हो गया और इसी वर्ष कश्मीर में सबसे पहले मुस्लिम शासक बना शाह मीर वंश। साल 1339 जब लोहार वंश का अंत हो गया और कश्मीर की सत्ता संभाल ली शाह मीर ने, और इसी ने कश्मीर में मीर वंश की नींव रखी और यहाँ से ही इतिहास का नया अध्याय शुरू हुआ। शाह मीर के साथ कश्मीर में इस्लाम का उदय हुआ और कश्मीर पर इस्लामिक शासन अगले 500 सालों तक चलने वाला था, जिसमें आगे चलकर मुगल सल्तनत भी शामिल थी। शाह मीर के आने से पहले कश्मीर, जो कभी संस्कृति, साहित्य, उस वक्त की आधुनिक टेक्नोलॉजी और दर्शन का जो केंद्र हुआ करता था, जहाँ के पहाड़ों से ज्ञान की नदियां बहती थी, अब ये सब यहाँ पर खत्म होता गया। खैर, कुछ समय बाद इस्लामिक संस्कृति यहाँ पर धीरे धीरे अपनी जगह बनाने लगी।
हालांकि शुरुआती दिनों की अगर बात करें तो यहाँ पर तीनों संप्रदाय एक साथ रहते थे। तीनों से मेरा मतलब है हिंदू, बौद्ध और इस्लाम। उस दौर में कश्मीर में एक स्कॉलर इस्लामिक धर्म गुरु भी हुए जिनका नाम था नसरुद्दीन नूरानी। नूरानी साहब थे तो एक इस्लामिक धर्म गुरु, लेकिन इनके द्वारा कई सारे तराने लिखे गए जो ज्यादातर भगवान शिव को डेडिकेटेड थे। नसरुद्दीन नूरानी के इस काम के लिए वहाँ के हिंदू इन्हें नंद ऋषि भी कहते थे। हालांकि ये सब तो लोगों के बीच चलता था। अगर हम इतिहास की बात करें तो आम लोग तो अपने जीवन में ही व्यस्त रहते हैं, लेकिन लोगों को डिवाइड करके उनमें धर्म की लड़ाई के बीच अमूमन शासन करने वाले लोगों द्वारा ही बोए जाते हैं। और कश्मीर में तो शाह मीर के आने के बाद सिलसिलेवार ऐसे कई सारे शासक हुए जिन्होंने धर्म के नाम पर बड़े खेल शुरू कर दिए। और इसी में से एक था मीर वंश का सुल्तान सिकंदर। सिकंदर यानी अलेक्जेंडर नहीं, ये उसके नाम को कॉपी करने वाला एक और नाम सुल्तान सिकंदर था। और इसके राज में दूसरे धर्म के लोगों पर हाईएस्ट टैक्स लगाए गए। और इसका साफ साफ मतलब ये था कि गैर मुस्लिम या तो हायर टैक्स दे या तो फिर इस्लाम धर्म कबूल कर दे। सुल्तान का शासन साल 1413 तक चला और उसके बाद आया सुल्तान जैन उद दीन। और इसका व्यवहार पिछले सुल्तान से थोड़ा अलग था। सुल्तान जैन उद दीन ने कश्मीर में कला और साहित्य को थोड़ा और बढ़ावा दिया और इसकी सत्ता तक यानी कि पिछले हजारों सालों के इतिहास से लेकर करीब 15वीं शताब्दी की शुरुआत तक कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत ही थी। जी हाँ दोस्तों, महज आज से 500-600 साल पहले तक कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत थी। वहाँ के सत्ताधीश काम, दरबार के काम, दस्तावेज और सब कुछ संस्कृत में ही चलता था। लेकिन समय बदला और बदलाव सब कुछ बदल देता है। अगले कुछ सालों में संस्कृत का वो दीपक धुंधला पड़ने लगा। हिंदू, बौद्ध और संस्कृत धीरे धीरे एक हाशिए पर चलते चले गए और इसके साथ मीर वंश भी बिखरने लगा। अब दोस्तों, मीर वंश के एंड के दौरान ही साल 1540 में कश्मीर के इतिहास में एक पड़ाव आता है। इस साल मिर्जा महमूद हैदर कश्मीर आता है और इसी दौर में कश्मीर के मीर वंश के अपने ही अंदरूनी झगड़े थे। इसका फायदा उठाकर मिर्जा महमूद हैदर, जो मुगल सल्तनत का सेनापति था, वो मीर वंश को हटाकर कश्मीर का राजा बन जाता है। माना जाता है कि अगर आप बंटवारे की राजनीति करोगे ना तो वो कभी भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि इंसान मूर्ख है, वो बढ़ता ही चला जाएगा। जाति, धर्म, भाषा, पॉलिटिकल पार्टी, इवन ब्रांड्स के नाम पर भी वो बढ़ते ही रहेंगे। और इसी का फायदा मिर्जा महमूद हैदर ने उठाया। पिछला साम्राज्य यानी कि मीर साम्राज्य ने कश्मीर को हिंदू, मुस्लिम और बौद्धों के नाम पर बांट दिया, लेकिन मिर्जा महमूद की लीडरशिप में तो मुस्लिमों को ही बांट दिया गया। सिया, सूफी, सुन्नी, अहमदिया और कई सारे आशयों पर। लेकिन इस बीच मीर वंश फिर से क्रांति करता है और साल 1551 में मिर्जा मोहम्मद की सत्ता वो उखाड़ फेंकते हैं और कश्मीर में साल 1551 से फिर से मीर वंश की स्थापना हो जाती है। लेकिन उनकी ये सत्ता अब और ज्यादा आगे तक नहीं चल पाती। महज 10 साल बाद ही यानी कि साल 1561 में मीर वंश का कश्मीर से हमेशा के लिए एंड हो जाता है। और इस वंश को खत्म करने वाला और कोई नहीं पर मीर साम्राज्य के ही अंदरूनी लोग थे। और ये लोग थे चक लोग। जी हाँ, इन्हें चक कहा जाता है। और ये चक लोग पहले मीर वंश के ही सेनापति और अधिकारी थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने इतनी ताकत इकट्ठी कर ली कि उनका प्रभुत्व बढ़ गया और उन चक में से एक चक यानी कि गुलाम शाह चक ने मीर वंश को हटाकर खुद को कश्मीर का राजा घोषित कर दिया। मीर डायनेस्टी ने कश्मीर पर करीब 225 सालों तक राज किया, जबकि उसे हटाने वाली चक डायनेस्टी कश्मीर पर महज 25 साल ही शासन कर पाई। हुआ कुछ यूं कि चक वंशियों के शासन के करीब 25 साल बाद जब कश्मीर का राजा यूसुफ शाह चक हुआ करता था, उसी दौर में मध्य भारत में अकबर का शासन चल रहा था। अब ये अकबर कश्मीर पर भी शासन करना चाहता था, इसलिए अकबर ने कश्मीर के राजा यूसुफ शाह चक को समझौते के लिए आगरा बुलाया। यूसुफ शाह को तब यकीन था कि ये एक सम्मानपूर्ण बातचीत होगी, लेकिन जैसे ही वो आगरा पहुंचा, अकबर ने उसे गिरफ्तार करवा दिया। अब कश्मीर की प्रजा और चक वंश बिना राजा के हो गए। और इसके बाद साल 1586 में अकबर की मुगल सल्तनत ने कश्मीर पर हमला कर दिया और बचे कुचे चकों का एंड कर दिया।
कश्मीर से करीब 25 सालों में चक साम्राज्य रफा दफा हो गया और यहाँ से ही कश्मीर सीधा मुगल साम्राज्य के अंदर आ गया। मतलब कि उसका अल्टीमेट राजा तो अकबर हो गया, लेकिन अकबर ने कभी सीधे डायरेक्टली कश्मीर पर राज नहीं चलाया। उसने वहां पर एक गवर्नर यानी कि सूबेदार नियुक्त किया जो अकबर की तरफ से कश्मीर पर राज करने वाला था। उस सूबेदार का नाम था मिर्जा कासिम खान। इसकी नियुक्ति के बाद कश्मीर में जो भी निर्णय लिए जाते थे वो अकबर के राज से ही यानी कि आगरा से ही लिए जाते थे। अब समय बीतता गया, अकबर के बाद जहांगीर आया और जहांगीर के बाद शाहजहां। लगभग 100 सालों तक मुगलों का यहाँ शासन रहा और इसी दौरान कश्मीर में बहुत सारे बाग और मस्जिदें भी बनवाई गई। जहांगीर का जब शासन था तो श्रीनगर में उसने और कुछ डेवलपमेंट करवाकर बाग बगीचे बनाकर उसे और सुंदर बनवाया। ऐसे अकबर, जहांगीर और शाहजहां यहाँ तक यानी कि करीब 100 सालों तक सब कुछ कश्मीर में ठीक ठाक चलता रहा। और फिर सिंध में एंट्री हुई औरंगजेब की। औरंगजेब ने आते ही कश्मीर में फिर से धर्म की राजनीति शुरू कर दी। कत्लेआम शुरू हुए, मारकाट शुरू हुए। औरंगजेब ने करीब 49 साल तक राज किया और उसके बाद उसकी सत्ता खत्म होते ही कश्मीर में भी मुगल साम्राज्य का शासन ऑलमोस्ट खत्म हो गया। लेकिन अब तक कश्मीर में काफी कुछ बदल चुका था। मुगल शासनकाल के आखिरी साल बहुत ही खराब थे, लेकिन मुगलों के जाते ही एडवांटेज लेते हुए अहमद शाह दुरानी ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया। इसे अहमद शाह अब्दानी भी कहते थे और इस अब्दानी या दुरानी जो भी कहो, उसने जिस साल कश्मीर पर अपना कब्जा जमाया वो साल था साल 1752 और उसने कश्मीर पर करीब 70 सालों तक राज किया। और दोस्तों, इस 70 सालों में कश्मीर की जो दुर्गति हुई वो अब तक के कश्मीर की सबसे बुरी दुर्गति थी। दुरानी ने भरपूर टैक्स वसूला और लोगों को भी काफी परेशान किया, लेकिन दुरानी के शासन के करीब 70 साल बाद सिख शासकों ने कश्मीर पर ओवर रूल कर दिया। बात यह हुई कि साल 1819 में महाराजा रंजीत सिंह ने सेनापति दीवान मोतीराम, हरि सिंह नलवा और प्रिंस खड़क सिंह इन तीनों के नेतृत्व में एक विशाल फौज बनाई। मकसद था कश्मीर को अफगानी चुंगुल से छुड़ाना। ये जो दुरानी था वो मूल रूप से अफगानी था, यानी कि कश्मीर पर तब अफगानियों का राज था। तो इनसे छुड़वाने के लिए राजा रंजीत सिंह जी ने अपनी सेना को लाहौर से रवाना किया। यहाँ पर यह भी ध्यान दे कि महाराजा रंजीत सिंह जी उस वक्त के एक बड़े विशाल पंजाब प्रांत का जो नेतृत्व करते थे, उसका दरबार लाहौर में था। वो लाहौर में बैठकर ही पूरे पंजाब प्रांत पर शासन करते थे। इसलिए लाहौर से जब सेना कश्मीर पहुंची तो मुजफ्फराबाद होते हुए अफगानियों से लड़ते लड़ते आखिरकार श्रीनगर भी फतेह कर दिया। और जुलाई साल 1819 में महाराजा रणजीत सिंह जी ने शोपिया की लड़ाई में अफगानियों को हरा दिया और दुरानी को कश्मीर की सत्ता से बेदखल कर दिया। कश्मीरियों ने फिर से उम्मीद की सांस ली और महाराजा रणजीत सिंह का स्वागत फूल बरसा कर किया। साल था 1820। इस वक्त तक देश में नेशनलिज्म और देशभक्ति जग रही थी। इस सब के बीच सिख साम्राज्य के दौरान कश्मीर का महत्व भी बढ़ता चला गया। हालांकि दोस्तों, शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह को मिलने वाला कश्मीर अब पहले जैसा नहीं था। यहाँ पर संस्कृत नहीं बोली जाती थी, यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब नहीं थी। इस जगह पर अब ज्ञान की नदियां नहीं बहती थी। इसकी घाटियों में अब ऋषि मुनियों का तप महसूस नहीं हो रहा था। अब का कश्मीर वो था जो पूर्व में तिब्बत था, जहाँ पर बुद्ध धर्म के अनुयायियों की मेजोरिटी थी। सेंट्रल में कश्मीर था, जहाँ पर सुन्नी मुस्लिम बहुत ही अधिक मात्रा में थे, और दक्षिण में यानी कि जम्मू में हिंदू, मुस्लिम और सिख का मिला जुला बसेरा था। और पश्चिम में एक बटालिस्तान भी था, जहाँ पर सिया मुस्लिम बसे हुए थे। और थोड़ा और दक्षिण पश्चिम में जाओ तो सिया और सुन्नी के बिल्कुल विपरीत और अलग ही कल्चर वाले मुस्लिम वहां पर बसते थे। इतनी सारी विभिन्नता होने के बावजूद भी महाराजा रणजीत सिंह के समय में कश्मीर का शासन बहुत ही अच्छा चल रहा था। रणजीत सिंह जी ने कश्मीर में अपने समय में वहां की कानून व्यवस्था सुधारी, जनता को प्रोत्साहन दिया, उन्हें राहत मिली, बहुत सारे मंदिर और गुरुद्वारों की रक्षा की गई और उनके शासनकाल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध सभी को प्रोत्साहन मिला और सभी को इक्वली ट्रीट किया गया। लेकिन सन 1839 में महाराजा रणजीत सिंह जी का निधन हो गया और उनके स्वर्गवास के बाद उनकी सत्ता के सेनापति और दरबारी आपस में ही सत्ता के लिए उलझ गए और इस बात का बखूबी फायदा
अंग्रेजों ने उठाया। और यहाँ से शुरू होती है कश्मीर की एक और गाथा, एक नई गेम। दोस्तों, कश्मीर की इस नई गाथा को हम हमारे नए वीडियो में जानेंगे और आज इस वीडियो को यहाँ तक रखते हैं। अब तक तो हमने कश्मीर का बस इतिहास जाना है, कश्मीर की आज की वर्तमान स्थिति कैसे बनी उसकी आपको झलक हो गई होगी, लेकिन इसके आगे हम हमारे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और आपके कुछ सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द नॉलेज के साथ, बिकॉज आपको इस चैनल पर मैं देता रहूंगा सिर्फ और सिर्फ ज्ञान। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।